एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया का एक और सब टॉपिक। जो हमने स्पेसिफिकली इस टॉपिक को पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स एंड इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा था ग्लोबलाइजेशन का, ये हमने वहां पर देख लिया था। उन्हें हायर चॉइसेस ऑफ गुड्स मिलती हैं, कम रेट पर मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी मिलती है। लेकिन प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में फंस जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उन्हें ही आज हम स्पेसिफिक तरीके से देखने वाले हैं इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूसर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे राइजिंग कंपटीशन, फिर हम पढ़ेंगे कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। और ये जो आपका टॉपिक है ये इन 2 पेजेस वाला है, जो येलो पेजेस है। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। राइट, राइजिंग कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन पॉज चैलेंजेस टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो ग्लोबलाइजेशन है उससे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बेचते हैं, छोटी छोटी चीजें बेचते हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि आजकल जब आप वो चीजें खरीदते हो तो उनमें इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप वही चीज बाहर से ऑर्डर करते हो, एक्सपोर्ट वगैरह करते हो, तो आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलती है और सस्ते में भी मिलती है। राइट, उसको हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक एग्जाम्पल से, राइजिंग कंपटीशन वाला एग्जाम्पल, रवि का एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश। स्मॉल प्रोड्यूसर जो है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो है, उनके लिए एक ऐसी हालत बन गई है, ऐसी कंडीशन बन गई है, या तो वो कंपटीशन कर ले या फिर वो पेरिश यानी कि बिल्कुल उस कंपटीशन में से हट जाए, यानी कि एक तरह से उनका काम बिल्कुल ठप हो जाए। ठीक है, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंजेस। ठीक है, तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे वर्कर्स हैं, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बड़ी चैलेंज मतलब एक तरह से पॉज कर दी है। Rising competition, Ravi didn't expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as industrialist. अब एक रवि है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी कि उनकी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं। अब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी शॉर्ट पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट वाली जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह फिर उनका ये प्रोफेशन है, उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, Ravi took a loan from the bank to start his own company producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu. अब तमिलनाडु में एक छोटा सा टाउन है, टाउन मतलब कस्बा है, जिसका नाम है होसुर। और रवि ने वहां पर एक बैंक से लोन लिया था और वहां पर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की थी 1992 में। कैपेसिटर्स बनाती है उनकी कंपनी। अब कैपेसिटर्स क्या होते हैं? कैपेसिटर्स वो चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक घर की चीजों में यूज होती है, जैसे कि इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट्स, टेलीविजन, इन सब में कैपेसिटर्स का यूज होता है। तो उन्होंने उसकी कंपनी खोली थी 1992 में होसुर टाउन में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, एक बैंक से लोन लेकर। ठीक है, Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers under him. अब क्या हुआ कि थोड़े ही दिनों में, कितने सालों में, 3 सालों में, ठीक है, वो मतलब इतने ज्यादा एबल हो गए, इनका काम जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब वो जो अपने पास ज्यादा वर्कर्स रख सकते हैं। ठीक है, और 20 वर्कर्स उनके पास हैं और अपना प्रोडक्शन उनका एक्सपैंड होता चला गया। His struggle to run his company started when the government removed restrictions on imports of capacitors as per its agreement at WTO in 2001. ठीक है, अब क्या हुआ, हमने पढ़ा था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डिबेट भी पढ़ी थी हमने ट्रेड प्रैक्टिसेस पर। हमने क्या देखा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, वो टैक्स बैरियर, ट्रेड बैरियर्स जो है उनको हटाती है, जो इम्पोर्ट्स पर टैक्स लगता है उसको हटा देती है। अब उसका जो रवि है, मतलब रवि है यहाँ पर इंडस्ट्रियल, उसका जो एक तरह से स्ट्रगल है वो भी जब भी शुरू होता है जब गवर्नमेंट इम्पोर्ट्स पर से टैक्स हटा देती है। अब जब गवर्नमेंट इम्पोर्ट पर से टैक्स हटा देगी तो जो इम्पोर्ट्स हैं वो इंडिया में आएंगे बिना किसी टैक्स के। यानी कि समझ लो, अगर एक 20 रुपए का सामान अमेरिका में बनता है, हम उसे अगर इम्पोर्ट करते हैं हमारी कंट्री में, तो 20 रुपए का ही आएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर वो सस्ता बेच रहे हैं और हमारे इंडियन प्रोडक्ट महंगे हैं, तो लोग उनका सस्ता प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यही हुआ, उनका जो सस्ता प्रोडक्ट था, टैक्स लगा नहीं तो वो सस्ता हो गया। ठीक है, और हमारे इंडिया में आ गया और वो जो है चलने लगा। His main clients, the television companies, used to buy different components, including capacitors in bulk for the manufacture of television sets. ठीक है, जो उनके मेन क्लाइंट्स थे वो क्या करने लगे हैं, होलसेल में सारी चीजें खरीदने लगे। मतलब जो उनकी चीजें खरीदते थे ना, अब वो सब होलसेल में खरीदने लगे, यानी कि ज्यादा, एक तरह से ज्यादा लेने लगे। कैपेसिटर्स वगैरह बल्क में लेने लगे मैन्युफैक्चर के लिए, टेलीविजन सेट्स के लिए। यानी कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, जब आप कोई चीज बनाते हो ना, एक तरह से हमने देखा था इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, क्या होता है कि एक तो छोटी इंडस्ट्री होती है, एक बड़ी इंडस्ट्री होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक जो छोटी इंडस्ट्री है वो बड़ी इंडस्ट्री के लिए कुछ सामान बनाती है जो कि बड़ी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में यूज होगा बनने में। तो कैपेसिटर्स ऐसे ही पंखों में लगते हैं, हमारी मतलब जो सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उनमें लगते हैं। तो रवि क्या करता था, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको सब कुछ प्रोवाइड करता था। अब क्या हुआ कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, बाहर से सामान आने लगा तो बल्क में खरीदने लगी सारा सामान। अब रवि का सामान तो खरीदेंगे नहीं जब वो सारा सामान बल्क में सस्ते में खरीदने लगी। ठीक है, now however competition from the MNC brands forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNC. Even when some of them bought capacitors, they would prefer to import as the price of the imported item was half the price charged by people like Ravi.
अब क्या हुआ, जो कैपेसिटर्स वो खरीदते थे ना कंपनी वाले, वो क्या करते थे, अगर वो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें आधा पड़ता था प्राइस जो रवि देता था। समझ लो अगर रवि का कैपेसिटर 10 रुपए का है तो जो बाहर से इम्पोर्ट होकर आ रहा है उसका मतलब जो उसका कॉस्ट है वो सिर्फ 5 रुपए होता था। तो कोई पागल या रवि का सामान लेगा, सब 5 रुपए वाला ही सामान लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हाफ द प्राइस था। Ravi now produces less than half of the capacitors that he produced in the year 2000 and has only 7 workers working for him. अब क्या हुआ, जितना वो 2000 में मतलब काम कर रहा था उससे वो आधा काम करता है और सिर्फ अब उसके अंदर जो है 7 वर्कर्स काम करते हैं। पहले कितने करते थे, 20 वर्कर्स, राइट। मैनी ऑफ रवीज फ्रेंड्स इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज्ड देयर यूनिट्स। और कुछ जो रवि के फ्रेंड्स हैं हैदराबाद और चेन्नई में जो खुद भी कैपेसिटर्स का काम करते हैं, उन्होंने तो फिर प्रोडक्शन यूनिट कंपनीज बंद भी कर दी है, ठीक है। तो मतलब रवि बिना बात ही कर रहा है। नाउ हमने यहाँ पर क्या देखा, राइजिंग कंपटीशन, कितना ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ा कि रवि जैसे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए 2 हालात बचते हैं, या तो वो कंपटीशन करें या फिर वो पेरिश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज्यादा चैलेंजेस पॉज किए हैं जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉयज, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें हैं, ये ऐसी कंपनीज है जहां पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, मतलब जो कंपनीज हैं, ये बहुत ज्यादा हिट हार्ड, यानी कि एक तरह से बहुत ज्यादा चोट लगी है या फिर बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, राइट। सेवरल यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। यहाँ पर बहुत ज्यादा यूनिट्स जो है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कंपनीज हैं, यूनिट्स का मतलब होता है कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। तो जो बहुत सारी कंपनीज है वो गिर गई है नीचे, और जिससे क्या हुआ है, जब वो नीचे गिर जाएंगे, जो प्रोड्यूसर्स है, जो उनमें काम करते थे लोग, उनकी भी जॉब चल जाएगी, राइट। द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, 20 मिलियन इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या है, सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। उसके बाद एग्रीकल्चर के ठीक बाद जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में आती है, जिनमें 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोग काम करते हैं, और वही नीचे गिर जाएगी तो समझो इंडिया का जीडीपी कहाँ पर जाकर रुकेगा, राइट। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इंडिया में एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सीधे बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कहीं पर काम करते हैं तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में हमारे इंडिया में काम करते हैं। कितने, 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर के बाद। और यही गिरने लग रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो फिर तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो ये था पहला पेज। अब हम दूसरे पेज पर देखते हैं कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है सुशीला वाला, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो वर्कर्स हैं, मतलब जो हमने देखा था पिछले पेज, मतलब पिछले टॉपिक में, उसमें क्या था कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मतलब कंपनी वाले हैं, वो क्या करते हैं, वर्कर्स को फ्लेक्सिबली रखते हैं। हमने पढ़ा था स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या करते हैं कि हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि आप जो है फ्लेक्सिबली गवर्नमेंट वर्कर्स को, प्रोड्यूसर्स को हायर कर सकते हो जिस टाइम आपका काम चले, ठीक है। तो जब काम नहीं चलेगा, जब तो वर्कर्स को एक तरह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना वो, क्योंकि उस टाइम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो हम वो पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज्यादा वर्कर्स की लाइफ चेंज कर दी है। Faced with growing competition, most employers these days prefer to employ workers flexibly. ग्रोइंग कंपटीशन की बढ़ने की वजह से जो वर्कर्स हैं आजकल, मतलब जो वर्कर्स नहीं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो वर्कर्स को फ्लेक्सिबली हायर करते हैं। फ्लेक्सिबली यानी कि जब उनका काम चल रहा है, जब उनका काम पीक पर है, ठीक है, जब उनका काम नहीं चल रहा, जब वो वर्कर्स हायर नहीं करते। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। और इसका मतलब यही हुआ कि जो वर्कर्स की जॉब है सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी तो यहाँ पर गई ना कि आपको उसी टाइम काम मिलेगा जब गवर्नमेंट या फिर जब इंडस्ट्री चलेगी, राइट। हम देखते हैं वर्कर्स कैसे गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इंडिया में कैसे उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। एक गारमेंट वर्कर है सुशीला। 35 ईयर ओल्ड सुशीला हैज स्पेंट मैनी इयर्स एज अ वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली। अब 35 साल की सुशीला है, ठीक है। वो क्या करा है, उन्होंने मतलब बहुत ही सालों से जो है ना वो मतलब काम करती आ रही है इंडस्ट्रीज वगैरह में दिल्ली की। शी वॉज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर एंटाइटल्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम एट अ डबल रेट। When Sushila's factory closed in the 1990s, जब मतलब सुशीला की जो है 1990s में फैक्ट्री जो है क्लोज हो गई, उससे पहले सुशीला के पास हर चीज थी, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं वो परमानेंट वर्कर थी। उन्हें ये टाइटल दिया गया था। उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें मिलता था, प्रोविडेंट फंड मिलता था। अगर ओवर टाइम काम कराया जा रहा है तो जितनी उनकी सैलरी है उससे उन्हें डबल रेट मिलता था। और जब उनकी सुशीला की फैक्ट्री 1990 में मतलब बंद हो गई, उसके बाद देखो वहां पर एक तरह से चैलेंज हो गया सुशीला के लिए। After searching for a job for 6 months, she finally got a job 30 किलोमीटर away from where she lives. और कम से कम मतलब 6 महीनों के लिए भटकती रही जॉब के लिए, मतलब जॉब ढूंढती रही, और उसके बाद उन्हें एक जॉब मिलती है जो कि उनके घर से 30 किलोमीटर दूर थी, जब जाके वो मतलब जॉब मिलती है, ठीक है। Even after working in this factory for several years, she is a temporary worker and earned less than half of what she was earning earlier.
अब इतने सालों के बाद काम करने के बाद भी, इतना ट्रस्ट जमाने के बाद भी कंपनी के साथ, जो कंपनी है उन्हें सिर्फ जब हायर करती है जब उन्हें जरूरत पड़ती है, और अब उन्हें उतनी इनकम मिल रही है, मतलब जितनी मतलब उन्हें पहले मिलती थी ना, मतलब समझ लो उन्हें 100 रुपए मिलते थे पहले, तो उन्हें हाफ से भी कम मिल रहे हैं, यानी 50 से भी कम अब उन्हें पैसे मिल रहे हैं, वो भी कम मिलते हैं फ्लेक्सिबली, यानी कि कुछ ही महीनों में। राइट, सुशीला लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग। सुशीला जो है सुबह सुबह अपना काम घर छोड़ देती है 7 days a week, यानी कि संडे तक की छुट्टी नहीं है। एट 7:30 AM 7:30 बजे जाती है, और शाम को यानी कि रात को 10 बजे आ जाती है। 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आप काम कर रहे हो, कितने घंटे हो गए आपको, पूरा दिन उसमें वेस्ट हुआ। ठीक है, 30 किलोमीटर आप जाकर काम कर रहे हो, उसमें आपकी संडे की भी छुट्टी नहीं है, तो यहाँ पर एक तरह से ये अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट हुआ। राइट, अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेज। और जिस दिन उन्होंने छुट्टी ले ली ना, मतलब समझ लो उन्होंने एक दिन डे ऑफ ले लिया, कोई हॉलीडे है या फिर उन्हें बुखार हो गया, फिर कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, तो उस दिन उन्हें कोई एक तरह से मतलब वेज वगैरह भी नहीं मिलता, वर्कर्स को वेज मिलता है, यानी कि आपकी जो इनकम है उसको वेज बोला जाता है अगर हम वर्कर्स को दे रहे हैं तो। She has none of the benefits she used to get earlier। उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता, जैसे हमने देखा पहले उन्हें प्रोविडेंट फंड मिलता था, छुट्टी वगैरह मिलती थी, अब उन्हें पहला कुछ ऐसा नहीं मिलता। फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम है वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स एंड देयरफॉर पे इवन लेस। अब हम सोचते हैं कि भाई वो 30 किलोमीटर मतलब दूर क्यों जा रही है काम करने के लिए, कहीं आसपास भी तो कर सकती हैं, तो जो उनके आसपास की फैक्ट्रीज है ना वो तो बहुत ज्यादा कम पे करती हैं। तो ये है सुशीला का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हम यहाँ पर देखते हैं। राइट, large MNCs in the garment industry in Europe and America order their products from Indian exporters। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस है, देखो वो जो वर्कर्स मतलब प्रोड्यूसर्स है ना जो सुशीला को पे कर रहे हैं, वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनके पास भी इतने पैसे नहीं कि सुशीला को पे करें और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें। देखते हैं क्यों। जो लार्ज इंडस्ट्री है गारमेंट इंडस्ट्री में, यूरोप में अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करती है किनका, मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह को। ठीक है, these large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profits। और वो जो है सस्ता सामान लेती है अपना प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन कम हो और फिर बिके वो ज्यादा हो, तो यही तो होता है एक तरह से पैसा असली में। ठीक है, कमाई। तो क्या हो रहा है कि MNC जो है वो चीपेस्ट गुड्स लेती हैं और मैक्सिमाइज करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को, तो ऐसी कंट्री ढूंढती है उन्हें चीपेस्ट चाहिए गुड्स सामान। टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स ट्राई हार्ड टू कट देयर ऑन कॉस्ट्स। और ये ऑर्डर्स लेने के लिए ताकि वो जो मतलब कंपनीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, मतलब बाहर की, अमेरिका वगैरह की, वो हमारे मतलब ऑर्डर्स वगैरह ले ले, जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने जो कॉस्ट है उनको कम कर रही है, यानी कि इस तरह वो हमको ले लें। ठीक है, अपने कॉस्ट लगा देती है, कभी कभी अपने पैसे लगा देती है उसमें। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। अब जो एक्सपोर्टर्स हमारे इंडिया के वो क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मतलब प्रोडक्शन वगैरह जो है, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसको तो कम नहीं कर सकते, वो तो उतने का ही आएगा, तो वो लेबर कॉस्ट कम कर देते हैं, यानी कि जितना वो पैसा लेबर्स को देते हैं। Where earlier factory used to employ workers on a permanent basis, now they employ workers only on a temporary basis so that they do not to have to pay workers for the whole year। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मतलब पहले जो है ना लोग एक तरह से परमानेंट वर्कर रखते थे, अब ताकि उन्हें पूरा साल पे ना करना पड़े, अब सिर्फ वो फ्लेक्सिबली लोगों को रख लेते हैं क्योंकि उन्हें लेबर कॉस्ट कम करना है। राइट, वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग हार्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। और जो वर्कर्स वहाँ पर काम करने वाले हैं, जब पीक सीजन चलता है, यानी कि जब बहुत ज्यादा एक तरह से उनकी जो कंपनी है वो बढ़ती चल जाती है, बहुत ज्यादा काम होता है, तो पूरी रातों रात भी उन्हें काम करना पड़ जाता है। राइट, नाइट शिफ्ट लगाकर, ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स कर। वेजेस आर लो, पैसे कम है, वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम, और वर्कर्स को ओवर टाइम भी दिया जा रहा है, काम फोर्स किया जा रहा है टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि जिससे उनका काम जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो हम इसका एक तरह से कंक्लूजन देखते हैं क्या निकलता है। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। Faced with growing competition, most employers these days prefer to employ workers flexibly. This means that workers' jobs are no longer secure. Example सुशीला, हमने अपना एग्जाम्पल देखा सुशीला का, जहाँ पर क्या है कि जो वर्कर्स है उन्हें ओवर टाइम मतलब परमानेंट रखा नहीं जा रहा है, एक तरह से अपना काम चलाने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन का काम ना हो, लेबर कॉस्ट ज्यादा ना हो, उन्हें सिर्फ फ्लेक्सिबली रखा जा रहा है, यानी कि कुछ ही महीनों के लिए काम पर रखा जाता है। MNCs make large profits while workers are denied their fair share of benefits brought out by globalization। MNCs जो है वो तो ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है क्योंकि सस्ते में उन्हें सामान मिल जाता है, ज्यादा वो बेच देती हैं, लेकिन जो वर्कर्स है उन्हें यहाँ पर सब कुछ मतलब जैसे लेना पड़ रहा है। ठीक है, उन्हें उनके फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स जो उनको डिनाई किए जा रहे हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन से मिल रहे हैं। These conditions are common in India। और ये कंडीशंस है ना कॉमन है इंडिया में, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारे इंडिया में अगर कोई मतलब एक इंसान है, अगर वो इस चीज में फंस चुका है अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि एक तरह से उन्हें डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में फंस चुका है, या फिर उन्हें अच्छे से वर्कर्स की कंडीशंस नहीं है, तो कुछ बोलते भी नहीं है, बिकॉज मतलब वो जो लोग हैं उन्हें वर्कर मतलब काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो किसी भी तरह से काम करने को तैयार हो जाता है, जबकि उन्हें पता भी नहीं है उनके साथ हरासमेंट हो रही है। राइट,
ऑर्गेनाइज सेक्टर रिजेंबल्स एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी अनऑर्गेनाइज रूप ले चुका है, यानी कि सब कुछ बस बिजनेस रह गया है, यानी कि उन्हें सिर्फ अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, लेबर को कुछ नहीं देना, अपना सिर्फ प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना है, चाहे उन्हें लेबर्स को अच्छे से कंडीशंस में भी ना रखना पड़े। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी अब रिजेंबल ऐसा होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कुछ ऐसा होने लगा है। राइट, वर्कर्स हेयर नो लॉन्गर गेट प्रोडक्शन एंड बेनिफिट्स। और जो वर्कर्स हैं यहाँ पर उन्हें अब कोई मतलब ज्यादा जो है प्रोडक्शन उनके बेनिफिट्स नहीं मिलते। राइट, तो यहाँ पर हमने देखा इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूसर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, क्या पड़ रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइजिंग कॉम्पिटिशन, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए दो ऑप्शन बचते हैं, कॉम्पिटिशन या फिर पैरिश। राइट, फिर हमने यहाँ पर देखा अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जो प्रोड्यूस मतलब जो यहाँ पर कंपनी के मालिक है वो सिर्फ मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी रखना पसंद करते हैं, कुछ ही महीनों के लिए साल में, पूरे साल परमानेंट वर्कर हायर नहीं करते, कुछ फैसिलिटीज नहीं देते हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा है वो सिर्फ एमएनसीज को हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज को हो रहा है, अगर कंज्यूमर्स को हो रहा है, और अगर हम देखें प्रोड्यूसर्स को तो उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। और इसी के साथ हमारा टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया अभी फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। इसमें दो टॉपिक्स हमने अलग से पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है स्टैट्यूटरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और हमने फिर ये वाला पढ़ा है राइजिंग कंपटीशन की येलो पेजेस जो थे। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने जो सब टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।